तो चलिए आज फिर अपन प्रारंभ करते हैं। अपनी जो कल क्लास हो गई थी उसी को थोड़ा सा रिकेप करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। जो विद्यार्थी मेरे से ऑनलाइन जुड़ेंगे, निश्चित रूप से मैं आपको सुबह 7:30 बजे एक क्लास दूंगा और वो आपके लिए, आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए मील का पत्थर साबित होगी। हमने टॉपिक चालू किया है क्षेत्र मिति। इसके आगे यदि मैं दो शब्द और जोड़ूं तो मैं सहजता से अध्ययन करवाने की बात यहां पर करता हूं, बिल्कुल सरलता से, जहां पर आपको किसी भी प्रकार का कोई बर्डन फील नहीं होगा। फन वे में एक एंजॉय के तरीके से अपन इसको पढ़ेंगे। सूत्र बिल्कुल खत्म किए जा चुके हैं, सूत्र अपन यहां पर बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे और बेसिक कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से क्षेत्रमिति को सरलता से हल किया जा सकता है। आप सभी साथी देख रहे हैं कि परीक्षा का जो स्तर है वो दिनों दिन इतना बढ़ता जा रहा है कि जो सवाल कहां से पिक हो रहा है ये हमें पता नहीं चल रहा है। उसका मूल कारण है कि हमने बेसिक को अच्छे से नहीं समझा है। प्रयास करेंगे कि बेसिक को हम अच्छे से समझें। मैंने पहले एक बार क्लास में बता दिया था, बट इसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करता हूं। क्षेत्र मिति को मैं दो भागों में बांटता हूं। मिति का मतलब होता है मापन करना। बेटा क्या मतलब होता है? मापन करना या मापना। और किसको मापना? क्षेत्र को मापना। क्षेत्र का मतलब एक आकृति को, क्षेत्र का मतलब होता है वैसे भूमि का टुकड़ा, और भूमि की टुकड़े जो होता है उसकी कोई ना कोई आकृति होती है। उस आकृति का जब हम मापन करें तो आकृति के बारे में कल मैंने दो बातें आपको बताई थी कि आकृतियां मेजरली विमाओं से चलती हैं। किससे चलती है बेटा? विमाओं से चलती हैं। और गणित में विमाएं कितनी है बेटा? और तीन विमाएं मैंने आपको बताई थी। कौन कौन सी बताई थी मेरे भाई? एक बताई थी लंबाई, एक बताई थी मैंने कौन सी बेटा? चौड़ाई, और एक बताई थी मैंने बेटा कौन सी? ऊंचाई कह दें, मोटाई कह दें, या गहराई कह दें। ठीक है, तीन विमाओं के बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी और इन तीन विमाओं से ही आकृति का निर्माण होता है। जिसमें एक विमा पाई जाती है बेटा उसको कहते हैं एक विमीय आकृति। कौन सी आकृति कहते हैं मेरे भाई? एक विमीय आकृति कहते हैं। पेन चेंज करूं? एक विमीय आकृति हो गई जो एक विमा से बनी। एक विमा कौन सी पाई जाती है? केवल लंबाई पाई जाती है। और केवल लंबाई पाई जाती है तो इन आकृतियों का क्या निकलता है मेरे भाई? केवल परिमाप निकलता है। और यदि अपन बात करें कितनी आकृतियां हैं तो मैंने कल आपको बताई थी तीन आकृति। कौन कौन सी है मेरे भाई? रेखा, उसके बाद में किरण, और उसके बाद में रेखाखंड। पेन कॉपी साथ में रखें, लिखते चलें, और जहां आपको दिक्कत आए निश्चित रूप से वीडियो को रिवाइज करके देखें। फिर मैंने दूसरी बात बताई थी बेटा जहां दो विमाएं पाई जाएं एक साथ उन आकृतियों को 2D यानी द्विविमीय आकृति कहा जाता है। कौन सी आकृति कहा जाता है बेटा? द्विविमीय आकृति कहा जाता है। बहुत अच्छे लेवल के सवाल मैं आज आपके सामने लेकर के आया हूं। द्विविमीय आकृतियों की बात करें तो दो विमा कौन कौन सी पाई जाती है बेटा? लंबाई और चौड़ाई पाई जाती है। क्या क्या निकाला जाता है मेरे भाई? परिमाप निकाला जाता है। और परिमाप के साथ में क्या निकाला जाता है मेरे बेटा? क्षेत्रफल निकाला जाता है। ये पांच आकृति होती हैं: आयत, वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त। फिर उसके बाद में अपन बात करें 3D आकृतियों की यानी त्रिविमीय आकृतियों की, तो त्रिविमीय आकृतियों में तीनों के तीनों विमाएं पाई जाती हैं। और यहां पर बेटा परिमाप तो निकाला ही जाएगा, क्षेत्रफल भी निकाला जाएगा, और क्षेत्रफल के साथ में क्या निकाला जाएगा मेरे बाबू? आयतन निकाला जाएगा। क्या निकाला जाएगा बेटा? आयतन। यदि इसके उदाहरणों की बात करूं तो घन, घनाभ, गोला, बेलन और शंकु, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, सिलेंडर और कॉन। उसके साथ में दो आकृति और आती हैं जिनका नाम है प्रिज्म और पिरामिड। यहां तक अपन ने बेसिक सी बात कल कर ली थी, लेकिन इसी को हम अब आगे बढ़ाते हैं बेटा और हम चलते हैं स्लाइड नंबर 2 पर। देखिए क्षेत्रमिति के बारे में इसमें मैंने बेसिक सा कुछ लिख रखा है जो कल पढ़ाया था। क्षेत्रमिति की हमने बात की, आकृति को हम क्षेत्रमिति के अंदर पढ़ते हैं। यहां पर मैंने मेजर द्विविमीय आकृति ली है। कितनी विमाएं बेटा? दो। अभी बताया कौन कौन सी मेरे भाई? लंबाई और चौड़ाई। ये दिखने में सदैव पूरी पूरी दिखती हैं। जैसे मैंने आपको बताया जहां पर मैं लिख रहा हूं ये व्हाइट बोर्ड का केवल ये व्हाइट वाला सरफेस जो है एक द्विविमीय आकृति है, लेकिन पूरा व्हाइट बोर्ड इसमें तो लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों आ जाएंगी, तो ये त्रिविमीय आकृति है।
द्विविमीय आकृतियां हमें केवल पूरी दिखाई देती हैं, जबकि त्रिविमीय आकृति पूरी नहीं दिखाई देती है। जैसे घन को आप देखोगे तो आगे से दिख जाएगा लेकिन पीछे वाला हिडन रहेगा। त्रिविमीय आकृति कोई भी होगी, कौन को आप देखेंगे, जैसे मान लो एक बच्चा है जिसने बर्थडे पर एक टोपी लगा रखी है, तो टोपी का आगे का सिरा आपको दिखाई देगा, पीछे का सिरा नहीं दिखाई देगा। लेकिन अभी यहां पर मैं मान लो द्विविमीय आकृति में एक सर्कल बना देता हूं, पूरा पूरा दिख रहा है, एक ट्रायंगल बना देता हूं, पूरा पूरा दिख रहा है, एक वर्ग बना देता हूं, पूरा पूरा दिख रहा है, तो आप कहोगे ये आकृतियां पूरी पूरी दिखाई देती है बेटा। ठीक है, इनका सिर्फ क्या निकाला जाता है बेटा, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल के साथ में मैंने क्या बताया था, परिमाप भी निकाला जाता है, दोनों चीजें निकाली जाती है। लेकिन बात करें बेटा हम 3D आकृतियों की, त्रिविमीय आकृतियों की, कितनी विमाएं पाई जाती है मेरे भाई, 3 विमा। कौन कौन सी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसका कुछ भाग दिखाई देता है, मैंने कहा संपूर्ण नहीं दिखाई देती है। जैसे मैंने यहां पर मान लीजिए एक ये कोण बना दिया, इस कोण का आगे वाला भाग आपको दिख जाएगा बट पीछे वाला भाग दिखाई नहीं देगा। जैसे अपन बात करें पिलर की, ये पिलर भी एक त्रिविमीय आकृति है जो आपके सामने है। इस पिलर का अपन जहां से जिस फेस से देख रहे हैं, जैसे मेरे को आगे का दिखाई दे रहा है, पीछे वाले को केवल पीछे का दिखाई दे रहा है, वो आगे वाला नहीं देख पाते, तो कुछ भाग दिखाई देता है। क्षेत्रफल भी निकाला जाता है बेटा और आयतन भी निकाला जाता है। घन, ये धन नहीं है बेटा, घन है, घन, घनाभ, बेलन, गोला, शंकु। मैंने 2 और एग्जाम्पल बताए थे जिसमें था प्रिज्म और पिरामिड। ठीक है, 3 बातें मेरी और यहां पर नोट करना, जो बहुत छोटे लेवल की तैयारी कर रहे हैं। वो परिमाप जो होगा वो मूल इकाई में चलता है बेटा। मूल इकाई का मतलब यदि सेंटीमीटर दे रखा है तो परिमाप के उत्तर प्राप्त करते समय आपको उत्तर भी सेंटीमीटर में ही प्राप्त करना है। मीटर दे रखा है, मीटर में प्राप्त करना है। यदि अपन बात करें क्षेत्रफल की, किसकी बात करें बेटा, क्षेत्रफल की, तो ये स्क्वायर में निकलता है। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई। और यदि अपन बात करें आयतन की, आयतन हमेशा क्यूब में निकलता है। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर है तो मीटर क्यूब आदि इकाइयों में निकलता है। ये जो 3D आकृतियां होती हैं ये ठोस आकृतियां भी होती हैं बेटा। कौन सी होती हैं, सॉलिड शेप्स भी इनको कहा जाता है, ठोस आकृति भी इनको कहा जाता है। यहां तक के घटनाक्रम को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। ये कल की क्लास में भी मैंने रिवाइज कर दिया था, आज फिर रिवाइज कर दिया है। अब अपन बात करते हैं पहली आकृति के बारे में, वर्ग, जिसकी 2-3 बातें मैंने कल आपको बता दी थी, बाकी बातें आज आप मेरे से नोट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी के साथ में अपन क्लास को आगे बढ़ाएंगे। सर्दियां बढ़ गई हैं और सर्दियों का पूरा सदुपयोग करना है। सर्दियों में क्या सदुपयोग करना है कि नींद ज्यादा आती है, रजाई में ज्यादा रहते हैं। मैं मेरे ऑनलाइन वाले साथियों से भी कहूंगा कि 7:30 बजे एग्जैक्ट आपको ऑनलाइन क्लास मिलना तय है। आज की क्लास भी रिकॉर्ड हो रही है, कल मिलेगी, कल जो रिकॉर्ड होगी वो परसों मिलेगी। प्रयास ये कर रहे हैं कि शाम के समय भी आपको 1 या 2 क्लास ऑनलाइन उपलब्ध करा दें। ठीक है, तो आप इस सर्दियों का पूरा सदुपयोग करें, हमारे साथ में जुड़े। वर्ग एक 4 भुजाओं वाली समतल आकृति होती है। मैंने बात की वर्ग की, ये वर्ग एक आकृति है, 4 भुजाएं हैं। जैसे मैं इस पे नोट करूं ए बी सी डी, तो एक भुजा है ए बी। भुजा मतलब रेखाखंड, 2 बिंदुओं के बीच की निश्चित दूरी जो रेखाखंड होती है वही भुजा हो जाएगी। यहां से यहां तक एक भुजा हो गई, तो एक भुजा ए बी, एक बी सी, एक सी डी, एक डी ए। कितनी भुजा हो गई बेटा, 4 भुजाएं होती हैं। और चारों भुजाएं आपस में क्या होती है मेरे भाई, बराबर होती है। कहने का मतलब मैं क्या कह सकता हूं आपको, ए बी बराबर है बी सी के, बराबर है सी डी के, बराबर है डी ए के। बात समझ में आ गई होगी। यदि ये हमारा 10 सेंटीमीटर है तो डेफिनेटली मान करके चलना ये भी कितना होगा बेटा, 10 सेंटीमीटर। ये भी कितना होगा बेटा, 10 सेंटीमीटर। और ये भी कितना होगा बेटा, 10 सेंटीमीटर। बिल्कुल धीरे लेवल से चल रहे हैं, हल्के से उठा रहे हैं। ऐसी आकृति है जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हमेशा क्या होता है बेटा, समान होता है। जैसे मैंने कहा इसकी लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और चौड़ाई भी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। यदि अनुपात निकालेंगे तो 1:1 निकलेगा, यानी कि अनुपात क्या रहेगा, समान रहेगा। यदि ये वाला हमारा 10 की जगह 5 सेंटीमीटर होता, कितना होता मेरे भाई, 5 सेंटीमीटर होता, तो ये भी कितना होता बेटा, 5 सेंटीमीटर। ये भी कितना होता बेटा, 5 सेंटीमीटर।
ये भी कितना होता है बेटा 5 सेंटीमीटर। और 5 और 5 का अनुपात भी 1:1 ही होता। ठीक है, इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है मेरे बेटा 90 डिग्री का होता है। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। कल की ऑफलाइन क्लास में मैंने आपको एक बात समझाई थी कि एक वर्ग है उसमें कितने कोण होते हैं बेटा 4। कितने कोण होते हैं, एक बात मैंने आपको याद करवाई थी, थोड़ा सा ध्यान रखना। कोई भी आकृति जिसमें जितनी भुजा होती है उतने ही कोण होते हैं, उतने ही अंतः कोण होते हैं और उतने ही बहिष्कोण होते हैं। तो इसमें कोण कितने मेरे भाई 4। अंत्य कोण भी कितने होंगे मेरे भाई 4। अंत्य कोण भी कितने होंगे 4। बहिष्कोण भी कितने होंगे 4। बात समझ में आ गई। 4 भुजा, 4 कोण, 4 अंत्य कोण और 4 बहिष्कोण ये वर्ग के अंदर होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है 90 का। तो अंत्य कोणों का योग कितना हो गया, अंत्य कोणों का योग कितना होता है 360। और मैंने आपको अंत्य कोण निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी बताया था, किसी भी आकृति का अंत्य कोण निकालना हो, किसी भी आकृति का अंत्य कोण निकालना हो, किसी भी आकृति का अंत्य कोण निकालना, अंतः कोण निकालना, अंतः मानी अंदर वाला कोण निकालना। अंतः कोण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, भुजा जितनी भी होती हैं उसमें से 2 कम कर देते हैं -2 और गुणा किससे करते हैं मेरे भाई 180 से। जैसे त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग पूछे तो त्रिभुज में कितनी भुजा 3, 3 - 2 करेंगे 1 और 1 गुणा 180 करेंगे तो 180 आ जाएगा। चतुर्भुज में कितने कोण बेटा 4, 4 में से 2 करेंगे 2 रह जाएगा, 2 गुणा 180 करेंगे 360। वर्ग एक प्रकार का चतुर्भुज ही होता है, आयत भी एक प्रकार का चतुर्भुज ही होता है। और फिर सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलम चतुर्भुज का अध्ययन भी अपन एक एक करके करेंगे। यदि आपसे सवाल पूछता है तो वो इस प्रकार पूछता है कि अष्टभुज के अंतः कोणों का योग क्या होगा। अष्टभुज के, अष्टभुज से मतलब भुजा कितनी, तो 8 - 2 गुणा किससे करेंगे बेटा 180 से। 8 में से 2 गया 6 गुणा 180 यानी 18 × 6 = 108, 1080 डिग्री आ जाएगा। बात समझ में आ गई। बहिष्कोण की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आकृति में चाहे कितनी भी भुजा हो, किसी भी आकृति के बहिष्कोण का योग कितना होता है बेटा सदैव 360 होता है। त्रिभुज के बहिष्कोण का योग भी 360, चतुर्भुज के भी 360, पंचभुज के भी 360, षडभुज के भी 360। क्वेश्चन कैसा बनता है इसको इरेज करके एक बार बताता हूं, आपने नोट कर लिया होगा और नहीं करें तो क्लास से नोट कर लेना। देखिए मैंने कहा बहिष्कोण, क्या कहा बेटा बहिष्कोण, और बहिष्कोणों का योग किसी भी आकृति का योग जो होता है, कोई भी आकृति हो कितना होता है बेटा। सवाल कैसे पूछा जाता है कि किसी भी त्रिभुज का प्रत्येक बहिष्कोण कितने डिग्री का होता है। तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, तो 360 में भाग दे दें 3 का, यानी त्रिभुज का प्रत्येक बहिष्कोण कितने डिग्री का आएगा बेटा, ये त्रिभुज का बहिष्कोण आ गया। किसका आया बेटा त्रिभुज का। चतुर्भुज का पूछें तो 360 में किसका भाग देंगे बेटा 4 का, क्योंकि भुजा कितनी है 4 है। तो कितना आ जाएगा बेटा 4 नाम 36 यानी 90 डिग्री आएगा। और एक सवाल यह पूछा गया है, ऐसी कौन सी आकृति है जिसका अंतःकोण और बहिष्कोण दोनों बराबर होते हैं। तो वर्ग भी, आयत भी, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलम चतुर्भुज, मतलब कुल मिलाकर के चतुर्भुज जो होगा उसका अंतःकोण और बहिष्कोण आपस में क्या होगा बराबर होगा। यदि मैं आपसे बात करूं अष्टभुज की, प्रत्येक अष्टभुज का बहिष्कोण बताओ भैया कितने डिग्री का होता है, तो 360 में किसका भाग देंगे बेटा 8 चौके 32, क्या बच गया बेटे मेरे भाई 4, 40 हो गया, 8 पंजे 40, यानी कि 45 डिग्री किसी भी अष्टभुज के बहिष्कोण का योग होगा। आर्मी और अग्निवीर वाले तो इस बात को कतई डिनोट कर लेना, बहिष्कोण वाले को 100% एक क्वेश्चन उठने की संभावना यहां से बनती है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं पंचभुज का। किसका लेते हैं बेटा पंचभुज। पंचभुज में भुजाएं कितनी 5, तो 360 में किसका भाग देंगे मेरे भाई 5 का, 5 सत्ते 35, क्या बच गया मेरे बेटा 1, 5 दूनी के 10, यानी कितने डिग्री आ जाएगा मेरे बेटा
उम्मीद है यहां तक आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। यहां से थोड़ा सा ज्यादा समझने का प्रयास करना है। पहला पॉइंट दे रखा है कि दो समद्विबाहु समकोण त्रिभुजों का संगम होता है। कौन? हम बात कर रहे हैं वर्ग की। किसकी बात कर रहे हैं? यदि वर्ग की बात करें तो मैंने बेटा एक बात आपको बताई थी, इस बात को हम यहां से चालू करते हैं। वर्ग में विकर्ण कितने होते हैं? दो होते हैं। ये पहला विकर्ण है। जैसे ही ये विकर्ण यहां पर जाएगा तो विकर्ण के बारे में चार बात आप नोट करना। पहला मैंने आपको बताया विकर्ण। विकर्ण होते कितने हैं टोटल? दो होते हैं एक वर्ग में। कितने होते हैं? दो होते हैं। दो विकर्ण हो गए मेरे भाई, और दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर होते हैं। दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये बात भी आपको याद होनी चाहिए, दोनों बराबर होते हैं। जैसे एक वर्ग मैंने यहां बना दिया, पेन चेंज करता हूं और दूसरा वर्ग में यहां बना देता हूं। एक वर्ग मैंने यहां बना दिया, ये वाला विकर्ण हमने इधर ले लिया था, इसको हम अलग कलर से ले लेते हैं। ठीक है भैया, मेरे को एक बात बताओ ये एक विकर्ण है और ये दूसरा विकर्ण है, दोनों विकर्ण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। मैंने कल आपको एक ट्रायंगल बताया था जिसका नाम होता है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या नाम बताया था बेटा? समकोण त्रिभुज। पढ़ा होगा आपने, इसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं बेटा? समकोण त्रिभुज। और बात करें मेरे बेटा समकोण त्रिभुज की, तो समकोण त्रिभुज में नीचे वाला जो भाग होता है इसको हम कहते हैं क्या? आधार। इसको हम कहते हैं क्या? लंब। और इसको हम कहते हैं क्या मेरे बेटा? कर्ण। बात समझ में आ गई? मैंने आपको कहा था कर्ण बराबर होता है। जैसे यदि अपन बात करें तो एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था पाइथागोरस, उन्होंने ये प्रमेय सिद्ध किया था, इसलिए इसको पाइथागोरस प्रमेय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे बेटा? पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है। इन्होंने कहा था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के। और मैंने आपको एक बात बता रखी है कि यदि हमें केवल कर्ण निकालना है, क्या निकालना है? कर्ण निकालना है, तो इसका हम क्या कर देते हैं मेरे बेटा? अंडर रूट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे भाई इसकी भी भुजा 10 थी और इसकी भी भुजा 10 थी। अब समझने का प्रयास करना। तो मैंने आपको ये बता रखा है कि ये वाली भुजा कितनी है? 10। तो ये वर्ग में ये भुजा भी कितनी होगी? 10। ये भी कितनी होगी? 10। ये भी कितनी होगी? 10। इधर भी ऐसा ही होगा, 10 10 10 और 10, चारों 10 10 हो जाएंगे, क्योंकि वर्ग की तो प्रत्येक भुजा क्या होती है मेरे बेटा? बराबर होती है। मैंने आपको एक बात बताई थी बेटा कि अब की बार हमें ये जो मैं डॉट कर रहा हूं ये वाला भाग निकालना है। तो क्या आप ये कहोगे कि गुरुजी ये लंब है, ये आधार है, और हमें क्या निकालना है मेरे भाई? कर्ण निकालना है। कर्ण निकालने के लिए हम क्या करते हैं? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही करते हैं। तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, और इसका क्या लेते हैं मेरे बेटा? अंडर रूट लेते हैं। 10 का स्क्वायर कितना हुआ मेरे भाई? 100 प्लस क्या हुआ बेटा? 100, और इसका क्या लेते हैं मेरे बेटा? अंडर रूट लेते हैं। अब देखिए 100 और 100 कितने हो गए मेरे भाई? 200। तो ये कितना बन गया मेरे बेटा? 200 का अंडर रूट। कितना बना? 200 का अंडर रूट। क्या इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या? 100 गुणा 2, तो आप कहोगे हाँ लिख सकते हैं। 100 का पूरा पूरा वर्गमूल आता है 10 और रूट 2। इसका विकर्ण कितना निकला मेरे भाई? 10 रूट 2। क्या ये भी 10 10 भुजाएं तो इसका विकर्ण भी 10 रूट 2 निकलेगा क्या? अब दोनों विकर्ण आपस में क्या हो गए मेरे बेटा? बराबर हो गए। और एक बात और मैंने इंपॉर्टेंट लगा करके बताई थी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट लगा करके बताई थी कि वर्ग का विकर्ण उसकी भुजा का, विकर्ण के बारे में बात कर रहा हूं, वर्ग का विकर्ण उसकी भुजा का कितने गुना होता है? रूट 2 गुना होता है। ये बात भी आपके समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, अब आपको जब कभी भी मैं वर्ग की आकृति बनाऊंगा, जैसे मान लीजिए इसको मैं मिटा रहा हूं, थोड़ा सा आगे चलेंगे। मैंने ये वर्ग की आकृति बनाई और मैंने यहां पर लिखी भुजा। मैं भुजा लिखूंगा, आपको उसका विकर्ण बताना है कितना होगा। और कोई सा भी विकर्ण, चाहे ये वाला निकल जाए, चाहे मेरे भाई दूसरा वाला निकल जाए, ये वाला निकल जाए, दोनों बराबर होते हैं। जितनी माप इसकी निकलेगी रेड वाले की, उतनी ही माप किसकी निकलेगी बेटा? ब्लैक वाले की। मान लीजिए भुजा 8 है,
विकर्ण कितना होगा 8 अंडर रूट 2। मतलब भुजा को अंडर रूट 2 से गुणा करने पर विकर्ण निकलता है। समझ गए बात? यदि ये वाली भुजा मेरी 5 है मेरे भाई, तो ये कितना होगा 5 रूट 2, यही होगा क्या? ये वाली भुजा मेरी मान लीजिए 16 है मेरे भाई, ये कितना निकलेगा 16 रूट 2। थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लेवल पे समझने का प्रयास करना। मेरी भुजा है 10 रूट 2, भुजा है 10 रूट 2, विकर्ण कितना निकलेगा? तो आप कहोगे गुरुजी इस भुजा को हम अंडर रूट 2 से गुणा कर रहे थे। किससे गुणा कर रहे थे? अंडर रूट। देखो आपको भ्रमित करेगा वो, 100% भ्रमित करेगा। तो आप क्या करोगे 10 अंडर रूट 2 को गुणा करोगे मेरे भाई किससे? अंडर रूट 2 से। अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 करते हैं तो 2 निकलता है बाहर, कल बताया था मैंने आपको। और 10 को 2 से गुणा करेंगे क्या निकल जाएगा मेरे भाई 20। बात को समझना बड़े ध्यान से। जैसे मैंने कहा, इसको मिटाता हूं, मैंने कहा इधर लिख रहा हूं मैं, ये हमारी वाली भुजा है और इधर हम क्या निकाल रहे हैं मेरे बेटा? विकर्ण निकाल रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे लेवल पे तो ज्यादा अच्छी बात है, इसलिए अपन इसको बार बार रिवाइज कर रहे हैं। मान लीजिए मेरा विकर्ण है 4 अंडर रूट 2, तो भुजा कितनी निकलेगी? सॉरी, भुजा है 4 अंडर रूट 2, तो विकर्ण कितना निकलेगा? आप कहोगे 4 अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 2 हो गया, और 4 को 2 से गुणा करेंगे क्या निकलेगा मेरे भाई? 8। समझ गए बात? अब इसका और उल्टा करते हैं। मान लीजिए हमारी भुजा वो दे दे 5 बटे अंडर रूट 2, तो अब हमारा विकर्ण क्या निकलेगा मेरे भाई? आप कहोगे गुरुजी 5 बटे अंडर रूट 2 को गुणा करूंगा किससे? अंडर रूट 2 से। यही तो कर रहे थे। अब ये ऊपर नीचे होते तो आपस में कट जाते हैं, क्या निकलेगी बेटा? 5। घबरा मत जाना, कहीं पे भी उल्टा पुल्टा दे देता। आपके ब्रेन को यहां पर खोला जा रहा है। पूरे नट बोल्ट जो जाम हो गए थे ना, उनमें ऑयल डाल रहा हूं, ऑयल चैन स्प्रे, पूरे ढीले हो जाएंगे। तो अब आपको भुजा और विकर्ण में संबंध पता लग गया। विकर्ण भुजा का अंडर रूट 2 गुना होता है। बात समझ में आ गई? डायरेक्ट सवाल पूछ लिया जाता है कभी कभी, किसी वर्ग की भुजा और विकर्ण में अनुपात क्या होता है? डायरेक्ट सवाल पूछता है किसी वर्ग की भुजा और विकर्ण में अनुपात कितना होता है। तो भैया अनुपात निकालो आप। जैसे ये मान लीजिए 4 अंडर रूट 2 था और ये 8 था, अनुपात निकालना है। ठीक है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी के 8, 2 बार तो पूरा कट गया। अब इधर क्या बचा? अंडर रूट 2, और इधर क्या बचा? 2। मेरे भाई इस 2 को मैं 2 बार अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 लिख दूं क्या? आप कहोगे गुरुजी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक अंडर रूट 2 से एक अंडर रूट 2 कट गया, 1 अनुपात अंडर रूट 2 होता है। ये बात 100% सत्य है कि किसी भी वर्ग की भुजा और विकर्ण का अनुपात कितना होता है? 1 अंडर रूट 2 होता है। पेन कॉपी जब आप ऑनलाइन देखेंगे निश्चित रूप से साथ में रखेंगे, एक एक बिंदु को नोट करेंगे। मैं कोई भी ऐसा पॉइंट आपके सामने अनऑथेंटिक नहीं पढ़ाऊंगा जहां से सवाल पुट नहीं हो। सवाल पुट हो वहीं से मैं आपको थ्योरी समझाने का प्रयास कर रहा हूं। उम्मीद है बात भी आपको समझ में आ रही थी। ये बात आपको समझ में आ गई? दो समद्विबाही समकोण त्रिभुजों का संगम होता है। एक बार थोड़ा सा और समझ लीजिए इसको। ये हमारा वर्ग था और वर्ग का विकर्ण था। थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा चल जाए तो आप इसको बिल्कुल राइट पे ही मान लेना कि राइट पे ही करके बताऊं। अरे मेरे भाई बोला गुरुजी आकृति तो बिल्कुल सही बननी चाहिए यार। ये लो, और इसको डायरेक्ट मैंने ये कॉर्नर पे टच कर दिया। ये वाली भुजा मान लीजिए हमारी एक्स है। एक्स से किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होती है ना? बुरे बुरे सपने तो नहीं आते ना? हाँ, वो नहीं आने चाहिए बस। ये एक्स है तो ये भी कितनी है? और ये कितनी है मेरे भाई? x अंडर रूट 2। अभी बताया था मैंने वर्ग का विकर्ण उसकी भुजा का कितना गुना होता है? रूट 2 गुना होता है। तो ये x है तो ये कितना हो गया मेरे भाई? x रूट 2 होगा। अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझना, a वाला एंगल कितना डिग्री? 90 डिग्री। a वाला एंगल भी कितने डिग्री? 90 डिग्री। अब मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूं, पॉइंट नंबर चौथा। वर्ग का विकर्ण जो होता है वो वर्ग का विकर्ण कोण समद्विभाजक होता है मेरे भाई। क्या होता है? कोण समद्विभाजक होता है। कोण समद्विभाजक से मतलब क्या?
कि ये जो लाइन है यहां जाकर के 90 डिग्री के कोण को बराबर भागों में बांटती है, यानी कि इधर वाला कोण भी कितने डिग्री 45, और इधर वाला भी कितने डिग्री 45, इधर वाला भी कितने डिग्री 45, और इधर वाला भी कितने डिग्री मेरे भाई 45। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर है क्या? बिल्कुल एक्स एक्स है। तो ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या, कौन सा त्रिभुज कहलाता है? और जिसकी तीन भुजाएं बराबर हो, समबाहु, सम यानी समान, बाहु यानी भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं समान है समबाहु है। और जिसकी कोई भुजा समान नहीं है वो विषमबाहु होता है। ठीक है, तो इसकी दोनों भुजाएं समान है क्या? इधर भी देखेंगे तो ये वाली भुजा एक्स और ये वाली भी एक्स समान है क्या? तो इसको हम समबाहु त्रिभुज कह सकते हैं। लेकिन समबाहु के साथ साथ में समकोण भी है, इसलिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज इसको कहा जाएगा। वर्ग में दो विकर्ण होते हैं, दोनों आपस में बराबर होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये बात और समझिए, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। कैसे? समझिए, यहाँ पर ये वर्ग है और इस वर्ग के दो विकर्ण हैं, विकर्ण नंबर 1 और विकर्ण नंबर 2, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब यहां से और यहां तक की लंबाई और यहां से यहां तक की लंबाई आपस में क्या होगी? बराबर होगी। यदि मान लीजिए ये विकर्ण 10 सेंटीमीटर का है तो इधर भी कितनी हो जाएगी? 5, और इधर भी कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 5। इधर भी 5, इधर भी 5, क्योंकि ये 10 का है तो श्योर है ये भी 10 का है, तो ये 5 5 के 4 भागों में आपस में बांट देगा। इसीलिए मैंने आपको आगे कहा था कि वर्ग का एक विकर्ण वर्ग के क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांटता है। यदि पूरे वर्ग का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो रेखांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। आप आराम से बता सकते हैं, विकर्ण ने बांट रखा है तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी आधा होगा। एक विकर्ण दो भागों में बांटता है, ये भी 100 और ये भी 100, और दो विकर्ण मिलकर के 4 बराबर भागों में बांटते हैं, मतलब ये भी 50, ये भी 50, ये भी 50 और ये भी। बात समझ में आ गई? चलिए, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण भुजा का अंडर रूट 2 गुना होता है, का यहां लिख लेना, अंडर रूट 2 गुना होता है। कितने गुना होता है मेरे भाई? अंडर रूट 2 गुना। वर्ग का विकर्ण कौन समद्विभाजक होता है? अभी बताया था, 45 45 में बांट देता है। वर्ग के विकर्ण जहां पर काटते हैं वहां 90 डिग्री का कोण बनता है। दैट्स फाइनल, बहुत अच्छी बात है। इसको एक बार थोड़ी सी और समझ लीजिए। ये हमारा एक वर्ग है, ये कह रहा है कि वर्ग के विकर्ण जहां पर आपस में काटते हैं। मैंने आपको अभी एक बात बताई थी बेटा मेरे भाई, ये वाला 45 डिग्री, समझना एक बात, और ये वाला भी 45 डिग्री हो गया क्या? तो मुझे एक बात बताओ, एक कोई त्रिभुज है और इस त्रिभुज का ये वाला कोण 45 डिग्री है और ये वाला कोण भी 45 डिग्री है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है मेरे बेटा? 180। इसमें से इन दो का कितना हो गया? 90। तो ये वाला कितना बचेगा मेरे भाई? 90। ऐसे ही ये 45 यानी 90, तो ये वाला भी कितना बचेगा मेरे भाई? 90। ये 45 तो ये भी कितना बचेगा मेरे भाई? ये 45 और ये 45 तो ये भी कितना बचेगा मेरे भाई? एक सवाल पूछा गया था एसएससी सीजीएल, ये पूछा था कि वर्ग के दो विकर्ण जहां पर इंटरसेक्ट होते हैं, जहां पर मिलते हैं मेरे भाई, बात नहीं, वर्ग के दोनों विकर्ण जिस बिंदु पर मिड पॉइंट पर मिलते हैं वहां पर कौन सी आकृति का निर्माण होता है? तो मुझे एक बात बताओ, 90 90 90 90 कितने डिग्री की आकृति बन गई? 360। और वृत्त के संपूर्ण एंगल का मान कितना होता है? 360। तो यहां पर आकृति कौन सी बनेगी मेरे भाई? वृत्त बनेगी। वर्ग के दोनों विकर्ण जहां पर मिलते हैं वहां पर कौन सी आकृति बनती है? वृत्त बनती है। ये बात ध्यान रखना। जहां पर काटते हैं वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है, 90, इधर भी 90, इधर भी 90, इधर भी 90। बात समझ में आ गई होगी। पांचों छह बात जो बताई है वेरी इंपॉर्टेंट बात है, थ्योरी को कंप्लीट करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। चले आगे, चलिए भैया नेक्स्ट स्लाइड पे अपन चलते हैं। हाँ, वर्ग का एक विकर्ण वर्ग को दो समान भागों में बांटता है। अभी मैंने बताया था ये वर्ग है और इस वर्ग का ये एक विकर्ण है, ये दो बराबर भागों में बांट देता है। और इन दोनों भागों की सभी चीजें, क्षेत्रफल की बात करें, परिमाप की बात करें, विकर्ण की बात करें, भुजा की बात करें, अर्ध परिमाप की बात करें, सारे के सारे आपस में क्या होते हैं मेरे भाई?
बराबर होते हैं। इसीलिए वर्ग का एक विकर्ण वर्ग को दो बराबर भागों में बांटता है, और दोनों जो त्रिभुज हैं वो आपस में सर्वांग सम होंगे, ये बात भी ध्यान रख लेना। मैं आपको जब कॉन्ग्रेंसी पढ़ाऊंगा, समरूपता और सर्वांग समता पढ़ाऊंगा, वहां ये बात मैं दोबारा जिक्र करूंगा, ये सर्वांग सम होते हैं। सर्वांग सम का मतलब ऐसी आकृति जिसके सभी अंग बराबर हो, भुजा बराबर हो, विकर्ण बराबर हो, कोण बराबर हो, क्षेत्रफल बराबर हो या परिमाप बराबर हो, ये पांच चीजें होती हैं, बराबर होती हैं, तो वो क्या कहलाता है मेरे भाई? सर्वांग सम कहलाता है। बात समझ में आ गई? बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ने का प्रयास करते हैं, ये वाली। अब इसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा समझना है। हायर लेवल का यदि कोई सवाल बनेगा तो डेफिनेटली मान करके चलना इन दोनों बिंदुओं से बनेगा। बड़े आराम से और बड़ी तसल्ली से बात को समझना है। नहीं समझ में आए तो बोल देना गुरुजी रिपीट करो, मैं रिपीट करूंगा। ये कह रहा है किसी वर्ग के अंतःवृत्त की त्रिज्या, मान लीजिए कोई एक वर्ग है और इसके अंदर कोई व्रत बना दिया। क्या बना दिया? व्रत बना दिया, जो व्रत चारों भुजाओं को छूता हुआ है। व्रत बनेगा 100% चारों भुजाओं को छूता हुआ बनेगा। किसी वर्ग के, ये हमारा वर्ग था, तो इसकी मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल से मानते हैं इसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर की। किसकी? वर्ग की। कितनी थी? 10। तो मेरे भाई ये भी कितनी होगी, ये भी कितनी होगी, और ये भी कितनी होगी? 5। सपने तो नहीं आ रहे रात के मेरे भाई? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये 10, ये 10, ये 10, ये 10। ठीक है। अब इसने क्या कहा है? थोड़ा सा व्रत के बारे में पढ़ें अपन, थोड़ा सा व्रत के बारे में पढ़ें। व्रत की छोटी छोटी बेसिक 5-7 चीजें देख लेते हैं। व्रत में क्या होता है? ये मान लीजिए एक हमारा सर्कल है। सर्कल की ये वाला जो भाग है पूरा, बाउंड्री लाइन, बाउंड्री लाइन को हम क्या कहते हैं? परिमाप या परिमिति या परिधि। व्रत के लिए एक स्पेशल शब्द आता है, परिधि। क्या आता है? इसको कहते हैं मेरे भाई परिधि। एक एक बिंदु को समझना। बिल्कुल बीच में पॉइंट होता है, इसको कहते हैं सेंटर पॉइंट या केंद्र बिंदु। क्या कहते हैं मेरे भाई? इसका नाम होता है केंद्र बिंदु। हो गया? अब थोड़ा सा देखना, केंद्र, ये परिभाषा सारी यहीं से क्लियर हो जाएंगे। ये व्रत के सेंटर पॉइंट से लेकर के, केंद्र बिंदु से लेकर के परिधि तक की दूरी कहलाती है त्रिज्या। क्या कहलाती है मेरे भाई? परिभाषा भी बन गई। किसी व्रत के केंद्र बिंदु से लेकर के परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है मेरे भाई? दूसरी तीसरी बात समझना, किसी व्रत के परिधि से परिधि तक की दूरी जो केंद्र से गुजरे, गुजरनी कहां से चाहिए? दो बातें हैं अलग अलग। परिधि से परिधि तक की दूरी जो कहां से गुजरे मेरे भाई, ये कहलाता है व्यास। क्या कहलाता है मेरे भाई? और अनंत व्यास होते हैं एक व्रत में। जैसे अभी मैंने इधर से गुजारी है मेरे भाई, बीच में होकर के इसको मैं इधर से नहीं इधर से भी गुजार सकता हूं। परिधि से परिधि तक की दूरी गुजरनी केंद्र से चाहिए। परिधि से परिधि तक की दूरी गुजरनी केंद्र से चाहिए। क्या कहलाती है मेरे भाई? व्यास कहलाती है। ये तीसरा पॉइंट हमने ले लिया, ये होता है व्यास। अब एक चीज और देखना, ये हमारा एक सर्कल है। परिधि से परिधि तक की दूरी जो केंद्र से होकर नहीं गुजरे, केंद्र से नहीं गुजर रही है, सेंटर पॉइंट तो यहां था, यहां से नहीं गुजरी, इसको क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं जीवा। क्या कहते हैं? क्रॉड, जीवा। ठीक है। ये 5 चीजें मैंने आपको बताई हैं, और 6 और 7 चीज मैं आपको बता चुका हूं। यदि अपन इसकी परिधि निकालेंगे तो ये वाला जो तार है जो व्रत के रूप में है, इसको यहां से खोल करके पूरा यहां से लंबा कर दूं तो ये तार के बराबर जो लंबाई आएगी ये इसकी परिधि के बराबर होगी। दूसरी बात मैंने आपसे की थी कि यदि कोई सर्कल है तो सर्कल का मिड वाला भाग, ये वाला भाग सर्कल का क्षेत्रफल होता है। क्या होता है भैया? क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल में मैंने आपको प्रॉपर हिंदी देसी गांव की भाषा में समझाया है कि एक ऐसा स्थान जहां पर फल बोया जाए। जमीन पर कहां कहां फल बोते हैं? केवल बाउंड्री लाइन के बीच बीच में। तो ये क्या हो गया मेरे भाई? क्षेत्रफल। 2 और बातें याद कर लेना अभी तक सूत्र के रूप में, कि व्रत की परिधि, व्रत की क्या परिधि, परिधि का एक फॉर्मूला है 2 पाई r, और व्रत का क्षेत्रफल
आप एक फॉर्मूला ये भी याद कर लेना, पाई आर स्क्वायर। बना कैसे है मैं आपको व्रत में बनाऊंगा, वहां आपको रटना खत्म करवा दूंगा, लेकिन यहां अभी समझना। अब अपन आते हैं अपने मूल बिंदु पर। किसी वर्ग के अंतः व्रत की, अंतः का मतलब अंदर कोई व्रत बना दिया, तो उसकी त्रिज्या भुजा की आधी होती है। तो देखो भैया, ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 10। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक एक लाइन डॉट कर रहा हूं मैं यहां से। अला मुझे ये बताओ, यहां से यहां तक कितनी होगी? 10 होगी। कितनी होगी मेरे भाई? भाई जब ये 10 है तो ये भी कितनी होगी? और मुझे एक बात बताओ, मैंने एक परिभाषा आपको बताई थी, किसी भी व्रत में परिधि से परिधि तक की दूरी जो सेंटर पॉइंट से होकर गुजरती है क्या कहलाती है मेरे भाई? तो मैं यहां पर एक बात इसी के साथ में अटैच कर सकता हूं कि किसी भी वर्ग के अंतः व्रत का व्यास भुजा के बराबर होता है मेरे भाई। किसके बराबर होता है? भुजा के बराबर। बताओ कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, मुझे बोल देना। मैंने क्या कहा यहां पर, एक पॉइंट नोट किया कि किसी भी वर्ग के अंदर कोई व्रत बना दिया गया, तो उस अंदर बने हुए व्रत का व्यास किसके बराबर होता है मेरे भाई? भुजा के बराबर होता है। बोलो गुरुजी आप डंडा हमेशा इधर से खींचते हो, यदि यहां से खींचूं तो ये क्या यहां से यहां तक की लाइन इस लाइन के बराबर है क्या? तो ये 10 है तो मेरे भाई ये भी क्या होगी? होगी या नहीं होगी? तो मुझे एक बात बताओ, किसी भी व्रत के परिधि से परिधि तक की दूरी जो केंद्र से होकर के गुजरे क्या कहलाती है मेरे भाई? तो ये व्रत के वर्ग के अंदर कोई व्रत बना है तो उसका जो व्यास है वो वर्ग की भुजा के बराबर होता है। पॉइंट को खुपड़िया में सेट कर लेना मेरे भाई, हो गया। लेकिन अब बात करूं मैं त्रिज्या की, किसकी बात करूं? तो त्रिज्या के बारे में मैंने क्या बताया है? केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। केंद्र कहां था मेरे भाई? ये केंद्र था। यहां से परिधि तक की दूरी, जब ये पूरा 10 है तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा मेरे भाई? यहां से यहां तक कितना हो जाएगा मेरे भाई? यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? 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 5। अनंत त्रिज्याएं होती है, तो किसी वर्ग के अंतर्वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या भुजा की क्या होती है? आधी। और व्यास भुजा के क्या होता है? बराबर। दोनों बात अपनी खुपड़िया में सेट कर लेना मेरे। बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे यहां से आगे। मैं क्वेश्चन भी लेकर के आया हूं, मैं आपको बता दूं, आगे मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आया हूं। इस प्रकार के क्वेश्चन लेकर के आया हूं। देखो वर्ग है, कर्ण दे रखा है, ये देखो आगे त्रिज्या वाले व्रत के अंदर वर्ग बना दिया जाए, वर्ग के अंदर व्रत बनाया जाए या व्रत के अंदर वर्ग बनाया जाए। दो प्रकार के प्रश्न, और ये एज इट इज प्रश्न एग्जाम में छपते हैं। तो आप ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखें कि जो मैं थ्योरी आपको बता रहा हूं, हर थ्योरी से एक एक सवाल बनने की पूरी संभावना प्रकट हो जाती है मेरे भाई। यहां चल रहे थे अपन। दूसरा है, किसी वर्ग के अंतः व्रत का व्यास भुजा के बराबर होता है। मैंने यहां पर पॉइंट नोट करवा दिया है। दोनों बातें समझ में आ गई? आ गई समझ में? एक एक करके इनको कॉपी में लिखना मेरे भाई, और 3-4 बार मेमोराइज करना। बहुत अच्छी थ्योरी यहां पर चल रही है। नेक्स्ट चलते हैं, किसी वर्ग के परिव्रत की त्रिज्या। अब की बार क्या किया इसने, ये हमारा कोई वर्ग है और इस वर्ग के परिव्रत यानी चारों ओर एक व्रत बना दिया गया जो इसके कॉर्नर को छूता हुआ चल रहा है। कैसे बनाया? इस तरीके से बनाया, इस तरीके से ये व्रत बना दिया। समझना बात। अब मुझे एक बात बताओ भैया, यदि यहां से अपन प्रयास करें तो ये भुजा हमारी 10 है, ये भुजा भी 10 है, ये भुजा भी 10 है, और ये भुजा भी 10 है। ये वाला यहां से यहां तक का मामला, ओ हो, ये वाला यहां से यहां तक का मामला क्या कहलाता है? विकर्ण। क्या कहलाता है? और विकर्ण भुजा का अंडर रूट 2 गुना होता है मेरे भाई। बताओ होता है कि नहीं होता है? तो यही बात यह कह रहा है कि किसी वर्ग के परिव्रत की त्रिज्या तो विकर्ण का आधा होती है और व्यास जो होता है वो विकर्ण के बराबर होता है। बाहर व्रत बना दिया तो बाहर व्रत का जो यहां से यहां तक का परिधि से परिधि तक की दूरी जो होती है वो व्यास कहलाती है। तो व्यास तो किसके बराबर होगा मेरे भाई? विकर्ण के बराबर होगा कि नहीं होगा? ये सेंटर पॉइंट है। लेकिन त्रिज्या की बात करूं तो केंद्र से लेकर के और सरकमफ्रेंस तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। यहां से यहां तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है मेरे भाई। ये यहां से लेकर के, ओ रुक जा भाई, यहां से यहां तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो त्रिज्या तो विकर्ण का आधा हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी?
और जो व्यास की बात करें तो व्यास विकर्ण के बराबर होगा। ये दोनों बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे सवालों में काम आने वाली है। किसी वर्ग के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 होता है। ये थोड़ा सा आगे मैं आपको क्वेश्चन में डिनोट कर दूंगा। त्रिज्या का अनुपात 1:√2 होता है। मेरे भाई रट लोगे बहुत बढ़िया रहेगा, समझाऊंगा तो मैं आगे भी। कैसे आपको तो यही समझा देता हूं। किसी वर्ग के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल और परिवृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है? 1:2। समझाने का प्रयास करता हूं, दोनों चीजें आप साथ साथ मेरे बोलोगे। एक तो ये वर्ग है, इसकी भुजा है 14 सेंटीमीटर। कितनी है? इसके अंदर भी मैंने एक वृत्त बनाया जो चारों भुजाओं को टच करता हुआ है, और यही वर्ग मेरा यहां था। भुजा वो का वही 14 सेंटीमीटर है। इसके परिवृत्त यानी चारों ओर एक मैंने वृत्त बनाया जो इसके चारों तरफ से छूता हुआ है। ठीक है भाई, ठीक है। इसकी भुजा भी 14 सेंटीमीटर है और इसकी भुजा भी 14 सेंटीमीटर है। इसका अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं अपन। किसका निकाल रहे हैं? अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। सबसे पहले तो मुझे मेरे भाई एक बात बता दो, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? वेरी गुड, पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। और पाई का मान कितना होता है मेरे भाई? 22/। ठीक है। अब देखिए मुझे एक बात बताओ, ये लाइन यहां से यहां तक कितनी है मेरे बेटा? 14। तो यहां से यहां तक कितनी होगी मेरे भाई? तो ये 14 यहां से यहां तक होगा, तो ये क्या वृत्त का व्यास होगा क्या? किसी वृत्त के परिधि से परिधि तक की दूरी जो केंद्र से होकर के गुजरती है, सेंटर से होकर के गुजरती है, क्या कहलाती है मेरे भाई? व्यास कहलाती है। व्यास कितना हो गया मेरे भाई? 14। और व्यास का आधा त्रिज्या होती है, या केंद्र से लेकर के और परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो ये कितनी हो गई मेरे भाई? निकाल ली। अब यहां पर देखना, यहां पर ये 14 है मेरे बेटा, तो ये विकर्ण 14√2 होगा क्या? मैंने बता रखा है कि वर्ग का विकर्ण भुजा का √2 गुना होता है, तो ये 14√2 होगा। और ये क्या होगा 14√2? व्यास, परिधि से परिधि तक की दूरी जो केंद्र से गुजर रही है, इसका आधा। इसका क्या मेरे बेटा? आधा, यहां से लेकर के यहां तक। 14√2 का आधा कितना हो जाएगा? 7√2 होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। ये इसकी त्रिज्या हो गई। अब अपन दोनों का क्षेत्रफल निकाल लें। त्रिज्या हमारे पास में हो तो पाई का मान रखना है, आर का मान हमारे पास में है ही है। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 22/7 गुणा त्रिज्या कितनी? 7 गुणा 7 पाई आर स्क्वायर। आर 2 बार लेना है, 7 से 7 काट दू मेरे भाई, 22×7 = 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। यहां पर यदि मैं बात करूं तो यहां पर वृत्त का क्षेत्रफल वापस निकालना है, 22/7 गुणा आर स्क्वायर। आर कितनी है? 7√2 गुणा 7√2, यही होगी क्या बेटा? तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? 22/7 गुणा 7 गुणा 7, और √2 को √2 से गुणा कर दूं तो ये पूरा आ जाएगा गुणा 2। ये कट गया। 22×7 = 154, और 154 को किससे गुणा करूंगा? 2 से। 150 दूनी 300 और 4 दूनी 8, 308 हो गया। तो ये इसका जस्ट डबल हुआ कि नहीं हुआ? इनका क्षेत्रफल क्या 1:2 हुआ कि नहीं हुआ? तो यही बात मैंने यहां पर बताई है। किसी वर्ग के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होता है? 1:2। 1:, और त्रिज्या का अनुपात कितना होता है? 1:√2, क्योंकि इसकी त्रिज्या कितनी है? 7, और इसकी त्रिज्या कितनी है? 7√2। अनुपात निकालेंगे, 7 एकम 7 कट गया, 1:√2 आ जाएगा मेरे भाई। ये चीज आप पूरे माइंड में सेट कर लेना, 100% क्वेश्चन पुट होता है। आगे बात समझ में? बढ़े आगे। ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि भाई लेवल थोड़ा सा ज्यादा चल रहा है? आप जो मेरे सामने बैठे हैं ना, ये सब दिल्ली पुलिस के छात्र हैं, और मैं मेरी क्लास में वो पढ़ाता हूं जो एग्जाम में आता है। टाइम पास करने वाला फॉर्मूला अपने पास है ही नहीं है, और ना रहेगा। आपको मैंने पहले दिन ये कहा था हर क्लास समझ में आएगी। अब थोड़ा सा कठिन है तो वो आपको समझना पड़ेगा, 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो को रिवाइज करना पड़ेगा। रिवाइज कर करके समझो, लेकिन बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिलेक्शन लेने के लिए हार्डकोर मेहनत आपको ही करनी है, ये बात आप समझ जाएं। कोई शॉर्टकट नहीं है, किसी टीचर के पास कोई राम गुट्टी नहीं है कि आपको पिला दिया, आपके कान में ओम और ऐसा कोई मंत्र बोल दिया ना, संभावना ही खत्म है। पढ़ना आपको पड़ेगा, क्वालिटी की जिम्मेदारी हमारी है।
101% क्वालिटी आपको देंगे। दिल्ली पुलिस क्या एसएससी सीपीओ का पेपर क्रैक करेंगे, मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन करेंगे कब? पेपर क्रैक करने के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप जो है, जरूरी कदम जो है, वो है एक बार तो मानस बना लो कि रेगुलर 3 महीने 2 महीने 4 महीने तैयारी करनी है, पहला मानस। और तैयारी में भी जो सर पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ना है, आत्मसात करना है, और साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने हैं। सिलेक्शन तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा, पक्का कह रहा हूं ये बात। और मैं हर विद्यार्थी को ये बात कहता हूं, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। किसी वर्ग के एक विकर्ण की लंबाई 15√2 सेंटीमीटर। अब थोड़े क्वेश्चन भी मैंने लिए हैं, उन पे अपन चर्चा कर लेते हैं। ये वर्ग है, अब आप खुद बोलते जाना, यहां से आपको अच्छा समझ में आएगा। वर्ग के किसकी लंबाई दे रखी है? विकर्ण की। अरे भैया रुक जा रे माम, ये विकर्ण होता है क्या? और इसकी लंबाई कितनी दे रखी है? तो भैया ये 15√2 है, तो मेरे बाबू ये कितना होगा? ये भी कितना होगा? ये भी कितना होगा? ये भी कितना होगा? अब मैंने आपको बता रखा है परिमाप में, तो यहां से चलो और घूमते हुए जोड़ते हुए यहीं पे आ जाओ, परिमाप हो गया। और क्षेत्रफल में दोनों विमाओं का गुणनफल कर दो। ये क्या पूछ रहा है मेरे भाई? क्षेत्रफल। तो 15 गुणा 15 कर दो। 15 गुणा 15 का मतलब होता है 15 का वर्ग। और 15 का वर्ग कितना होता है मेरे भाई? एक तरीका मैंने आपको वर्ग में बताया था, लल्लू भैया की क्लास ली है नहीं लिए, उसमें बताया था। एक तो बताया था पीछे से चलना है, अकेली मिले तो वर्ग करना है, दो मिले तो गुणा करके डबल करना है, बताया था ना। या फिर मैंने एक बात और बताई थी, जहां इकाई अंक 5 आ जाए, 5 की जगह क्या रख दो, और बचे हुए को उसके अगले अंक से गुणा कर दो। 2 एकम 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा मेरे भाई? क्षेत्रफल आ जाएगा। ये दे रखा है 225√2/2 सेंटीमीटर, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्या आ जाएगा मेरे भाई? और यदि परिमाप पूछ लेता मेरे बेटा तो कितना आ जाता मेरे भाई? 15 और 15 30 और 15 45 और 15, और मेरे भाई अर्ध परिमाप पूछ लेता तो परिमाप का आधा यानी 60 का आधा कितना हो जाता मेरे भाई? 30 सेंटीमीटर हो जाता। बात समझ में आ गई? बढ़े आगे? ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। ये कह रहा है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है और इस पर 1 सेंटीमीटर भुजा की वर्गाकार ईंटें लगानी है। प्रत्येक वर्ग का विकर्ण कितनी ईंटों से गुजरेगा? ये वर्ग है और वर्ग की भुजा कितनी है बेटा? 24 सेंटीमीटर है। ये कह रहा है इस पर 1 सेंटीमीटर भुजा की ईंट लगानी है, तो ये विकर्ण कितनी ईंटों से गुजरेगा? मुझे बताओ, ईंट कैसे लगाते हैं? अरे आड़ी लगाते हैं ना, कभी गार्डन में देखा है कि नहीं देखा है? खड़ी खड़ी तिरछी तिरछी। भैया ये ईंट, ये ईंट है हमारे पास, इसकी भुजाएं 1 सेंटीमीटर, तो इसका विकर्ण कितना होगा? आप कहोगे गुरुजी 1√2, और इसका विकर्ण कितना होगा? 24√2। और इस पे हमें ईंट लगानी है ऐसे ऐसे खड़ी, ये ईंट लगानी है, ऐसे लगानी है। तो इसका विकर्ण है 24√2 और ईंट का विकर्ण है 1√2। √2 से √2 कट गया, यानी कितनी ईंट लगानी पड़ेगी मेरे भाई? आंसर क्या आ जाएगा? 24 है। बहुत बार पूछ लिया ये यही सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। L2 रीट में तो बहुत प्यारा सवाल है, पूछते हैं 2-3 बार पूछ लिया लगातार। ठीक है, चलें आगे थोड़ा सा। यस, हाँ, एक वर्ग का विकर्ण दूसरे विकर्ण का दुगना है, तो इन वर्गों के क्षेत्रफलों के मध्य क्या अनुपात होगा? ये दो वर्ग के बारे में बात कर रहा है, वर्ग नंबर 1 और वर्ग नंबर 2। कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, बात ये विकर्ण की कर रहा है, भुजा की कर ही नहीं रहा। किसकी बात कर रहा है? पहले वर्ग का विकर्ण। क्या मानू मेरे भाई? 5 8 10, आप कहो जो ही मान लो, जो भी मानना चाहे वो मान लेना। ये 5 है मेरे भाई, और ये कितना है? दुगना है, तो दुगना कितना हो जाएगा? अब इससे पहले एक चीज समझने का प्रयास करो, इसको मैं दोबारा लिखता हूं, तब तक आप एक चीज और मेरे से समझो। बहुत शॉर्टकट वाली बात बता रहा हूं। मैंने आपको ये बताया है क्या, ये वाली भुजा 10 है, तो ये वाली भुजा भी कितनी? क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? आप कहोगे 10 गुणा 10 100। परिमाप कितना हो जाएगा? 10 10 10 10 40। अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा? विकर्ण कितना हो जाएगा?
10√2। अब मेरे भाई एक चीज दोबारा समझो, इसी को इसने दी थी पहले भुजा, भुजा दे के क्षेत्रफल पूछा था, अब की बार ये भुजा दे के क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा मेरे भाई। ये कह रहा है कि एक वर्ग का विकर्ण जो है वो 10√2 है, अब इसका क्षेत्रफल बताओ। तो आप क्या करोगे भैया, ये 10√2 है तो इसको वापस 10 बना दोगे, क्योंकि ये √2 गुना होती है, इसको वापस 10 बना दोगे। एक तरीका तो ये होगा, 10 गुणा 10 क्या आ जाएगा 100। एक तरीका और क्या हो सकता है, समझिए बात को। अब जो बात बता रहा हूं बड़ी इंपॉर्टेंट है, किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल जब विकर्ण दे रखा हो, विकर्ण दे रखा हो, तो विकर्ण के स्क्वायर का, विकर्ण का वर्ग करके उसका आधा होता है। मैंने क्या कहा, जब आपको केवल विकर्ण दे रखा हो तो क्षेत्रफल विकर्ण के स्क्वायर का आधा होता है। विकर्ण कितना है 10√2, इसका स्क्वायर का मतलब इस संख्या को उसी से गुणा करना, इसका स्क्वायर करेंगे तो वापस 10√2 और बटे में क्या करूंगा आधा, तो 10 गुणा 10 करूंगा क्या आएगा, और √2 गुणा √2 करूंगा क्या आएगा, और बटे में क्या आएगा, और 2 से 2 काट दूंगा, क्या बच जाएगा मेरे भाई। दोनों तरीकों से कर सकते हो। अब मैं उस सवाल पे आपको वापस लाता हूं। ये वाला पहला वर्ग था, ये वाला दूसरा वर्ग था। इसने क्या कहा, इसने कहा कि ये वाला जो विकर्ण है इसका ये विकर्ण दुगना है। मैंने कहा भैया मेरा ये 10 है, ये 20 है, ठीक है। इसका स्क्वायर करके आधा करते हैं तो क्षेत्रफल निकलता है, तो 10 का स्क्वायर 100 और 100 का आधा, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा मेरे भाई। एक तो ये तरीका हो गया। एक आप ऐसा भी कर सकते हैं मेरे भाई, देखो बोला गुरुजी विकर्ण जो होता है वो √2 गुना होता है, तो किसी संख्या को इससे गुना किया होगा तभी जाकर के आया होगा, तो ये भुजा है वो 10/√2 रहेगी। बोला हाँ या ना, 10/√2 रहेगी, क्योंकि 10/√2 को √2 से गुणा करूंगा तो ही मेरा 10 आएगा, तो ये 10√2 रहेगी। ये 10√2 है तो मेरे बेटा ये भी 10√2 है, और ये भी 10/√2 है, और ये भी 10/√2 है, क्योंकि वर्ग की तो चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, ये 20 है तो ये 20/√2 है, ये भी 20/√2 है, ये भी 20/√2 है, ये भी 20/√2 है। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों का गुणा करते हैं, तो 10/√2 गुणा 10/√2, यही करते हैं क्या। 10 गुणा 10 करेंगे, ऊपर क्या आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा। इसीलिए तो मैंने बताया था कि वर्ग का विकर्ण का स्क्वायर करके आधा कर दे तो क्या निकलता है मेरे भाई, क्षेत्रफल निकलता है। 100 से इसको काट दिया 2 से तो क्या आ जाएगा 50। इसी प्रकार 20 का स्क्वायर 400 और 400 का आधा 200। अब हमसे पूछ क्या रहा है, क्षेत्रफलों के मध्य अनुपात पूछ रहा है, तो इसका क्षेत्रफल था 50, इसका क्षेत्रफल था 200, 0 से 0 कट गई, 5 एकम 5, 5 चौके 20, अनुपात कितना आ जाएगा मेरे भाई 4:1 मत कर देना, क्या आएगा मेरे भाई। बात समझ में आ गई। देखो थोड़ा सा कठिन तो आपको लग रहा होगा कि यार गुरुजी क्लास तो आज ही ले रहे हैं, गुरुजी चक्कर से आ रहे हैं यार गुरुजी, लेकिन गुरुजी चक्कर इसलिए ला रहे हैं, देखो अपन आप सब लोग फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, जब 18 और 20 किलोमीटर की रनिंग करते हैं ना, तो बोला ओ लल्लू जी मारे लाइक है यार, पाम ऊंचे ही नहीं हो रहे, लेकिन उसी से सक्सेस मिलती है। आज नरसिम्हा फिजिकल एकेडमी के 80 बच्चों ने फिजिकल क्रैक किया कोटा में, और उसमें से तकरीबन 34 बच्चे एक्सीलेंट आए। कारण क्या था, लेखराज जी की कठोर मेहनत, और उसके साथ में आपकी दोगुनी मेहनत। पैर दर्द कर रहे हैं तो भी दौड़ रहे हैं। सफलता पाने का सबसे कड़ा राज है कि जो चीज कठिन लग रही है उसको सीखना है। अरे ये बात समझ, कठिन को सीखना ही सफलता है। तो जिस दिन आप कठिन को सीख गए इसका मतलब आप सक्सेस के पास पहुंच गए। मुझे पता है किसी किसी को चक्कर आ रहे होंगे, किसी को उल्टियां जैसी फील हो रही होंगी, बोले गुरुजी मन खट्टा खट्टा हो रहा है। हाँ होगा, एक दिन होगा 2 दिन होगा, बस थ्योरी थोड़ी सी समझ में आने लगी और सवाल आप अच्छे लेवल के करने लगे। बात समझ में आ गई। यहां पर बढ़े आगे थोड़ा सा, चलिए नेक्स्ट सवाल पे बात करते हैं। एक वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए। मेरे भाई प्रतिशत अभी मैंने आपको कुछ लोगों को पढ़ा दिया, कुछ को नहीं पढ़ा है। जब कभी भी प्रतिशत दिख जाए सबसे पहले इसको बाहर निकाल लो। ये प्रतिशत ये कहता है कि इस चिन्ह को हटाते हो ना यहां से, तो नीचे क्या ले आओ, तो 20 एकम 20, 1/5 हो गए। एक वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए, मतलब ये वाला जो वर्ग था ना, इसमें और इसमें थोड़ी सी वृद्धि की,
इसकी भुजा थी 5, कितनी थी बेटा, और इसमें एक और बढ़ गया, यानी इसकी कितनी हो गई। तो इनके नए क्षेत्रफल और पुराने क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा, ये 5 है तो मेरे भाई ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये 6 तो 6 6 6, चारों भुजाएं बराबर होती हैं क्या। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा मेरे बाबू, और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मेरे बाबू। बहुत इजी सवाल था यार, क्षेत्रफलों में अनुपात पूछ रहा है, कट रहे नहीं है। क्या आंसर आ जाएगा, 25 अनुपात, उल्टा लिख दिया मेरे भाई, ये तो 20%। इसके नए क्षेत्रफल, ओ हो देखो उल्टा, पहले किसका पूछ रहा है, नए का, तो नए का कितना है मेरे भाई, ये तो पुराना था, बढ़ा के ही तो नया किया है, ये तो पुरानी दुकान थी, इसको मॉडिफाई करवा दिया, नई दुकान बना दी, तो पहले ये 36 अनुपात क्या आएगा मेरे भाई, सवाल को ध्यान से पढ़ना, आंसर क्या आ जाएगा 36 25। बढ़े आगे, उम्मीद, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं क्योंकि आप दोबारा से इस क्लास को देखेंगे, और देखेंगे तो आप इसको बिल्कुल .5 पे करना, तो गुरुजी भी ऐसे बोलेंगे वर्ग की भुजा, ऐसा होता है ना उसमें, और तेज कर दे तो चिपड़ी 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 होता है कि नहीं होता, वो वाला कर लेना। 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर 20 गुणा 30 सेमी की कितने पत्थर लगाने पड़ेंगे। पत्थर कहां लगते हैं, कल मैंने बात की थी आपसे, पत्थर कहां लगते हैं मेरे भाई, केवल यहां, केवल यहां, यहां पत्थर लगेंगे हैं। ऐसा तो कोई इनमें से नहीं बैठा है ना वीर जो बोला गुरुजी ओ बाउंड्री पे भी लगाऊंगा मैं, तो है क्या ऐसा कोई, नहीं है ना, यहां पत्थर लगेंगे। अब जब आपको इधर मीटर दे रखा है और इधर 20-30 सेंटीमीटर दे रखा है, तो पहले तो इकाई को बदल लो, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 3 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए, 300 सेंटीमीटर हो गए कि नहीं हुए। तो भैया ये भुजा है 300 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी होगी मेरे भाई, और ये भी कितनी होगी भाई, और ये भी कितनी होगी मेरे बेटा। इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो आप क्या कहोगे गुरुजी 300 गुणा 300 कर दो, ए हाँ वो निकाल लेना आप। इस पे पत्थर कितना लगाना है मेरे भाई, 20 गुणा 30 का, तो इसका भाग दे देते हैं, 1 0 2 0 1 0 2 0, 3 से कट गया 3, 2 से काट दो, कितनी बार कटेगा मेरे भाई, कितने पत्थर लगेंगे, भाग देना है, क्योंकि इस पे जितने पत्थर लगने हैं जितना इसका क्षेत्रफल है, तो इसका क्षेत्रफल और उनका क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए, तो हमने भाग दे दिया। क्या आंसर आ जाएगा मेरे भाई। चलो 1-2 सवाल और देख लेते हैं, टाइम तो वैसे हो चुका है। हाँ, किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है, ये भैया एक वर्ग है, इसका विकर्ण कितना है, तो इसकी भुजा कितनी होगी, वेरी गुड, भुजा 4 है तो क्षेत्रफल कितना होगा 4 गुणा 4, और परिमाप भी कितना होगा 4 4 4 4, 4 बार जोड़ेंगे क्या होगा बेटा। किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है, एक अन्य वर्ग बना दिया जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से दुगना है, ये वाला एक दूसरा वर्ग बनाया, इसका जो क्षेत्रफल है इस पहले का दुगना है, पहले का क्षेत्रफल कितना था और इसका क्षेत्रफल कितना है, दुगना हो गया क्या भैया, दुगना, क्या हुआ 16 का दुगना कितना होता है 32 है। बड़े वर्ग के विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है। अब सबसे पहले तो मुझे बताओ, हमको भुजा ही पता नहीं है, हमने ये कहा ये भुजा ए है तो ये भी ए है, तो ये भी ए है, तो ये भी ए है, आई के बात समझ में। जैसे यहाँ 4 थी तो 4 4 4 4, तो हमने मान ली भुजा ए ए ए ए, और क्षेत्रफल निकालते हैं तो 4 गुणा 4, तो हम भी क्या करेंगे मेरे भाई ए गुणा ए, यानी ए स्क्वायर बराबर कितने के, और इधर से स्क्वायर हटता है मेरे भाई, इधर क्या आता है, क्या आता है मेरे बेटा, आ गया। इस 32 को मैं वापस से क्या 16 गुणा 2 लिख सकता हूं क्या मेरे भाई, क्योंकि मुझे संख्या ऐसी निकालनी है जिसका पूरा पूरा मूल आए, तो इस 16 का मूल क्या आ गया मेरे भाई, इस ए का मान यानी भुजा का मान कितना आ गया मेरे भाई 4√2, और मैंने आपको बता रखा है जो विकर्ण होता है, जो विकर्ण होता है वो भुजा का √2 गुना होता है, तो ये वाली भुजा 4√2 है मेरे भाई, तो विकर्ण क्या होगा √2 गुना होगा, √2 को √2 से गुना करो तो 2, और 2 को 4 से गुना करो क्या आ जाएगा मेरे भाई 8 सेंटीमीटर का विकर्ण होगा। कहां है, हाँ लास्ट में पड़ा है, ए ले भैया, लास्ट में टिक लगा देते, आ गई बात समझ में। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल स्लो करके आप देख लेना, 2 सवाल लिए हैं यहां पर।
एक साथ देख लेते हैं। किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई L सेंटीमीटर है। ये ओ भैया चल जाए यार, क्या हो गया। ये तो कर लिया था, ये भी कर लिया था। हाँ मेरे को याद है सवाल, कोई बात नहीं। ये कह रहा है विकर्ण की लंबाई L सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, जब केवल हमें अकेला विकर्ण दे दिया जाए तो मैंने कहा विकर्ण का स्क्वायर करके आधा कर दें तो क्षेत्रफल निकलता है। ये L है, तो L का स्क्वायर और इसका क्या करेंगे आधा, यही क्षेत्रफल निकलेगा मेरे भाई, L स्क्वायर बटे 2। केवल सीधा सवाल है। मैंने देखो दोबारा समझो, देखो कुछ लोग नाखून चबा रहे हैं, गड़बड़ हो रहा है काम। हाँ कि बोले गुरुजी क्लास बढ़िया भी चल रही है लेकिन बहुत स्पीड से चल रही है, गुरुजी समझ में कम आ रहा है ना। ये 10 है, ये देखो ये 10 है, तो ये 10√2 है, बताया था ना। और ये 10 है तो ये 10, क्षेत्रफल 10 गुणा 10 क्या निकलेगा मेरे भाई, 100 निकलेगा। लेकिन मैंने कहा ऐसा नहीं करके हम ऐसा भी कर सकते हैं ना, 10√2 का स्क्वायर कर दें मेरे भाई और इसमें 2 का भाग दे दें। 10 का स्क्वायर 100 और √2 का 2, 100 गुणा 2 बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा तो भी 100 निकल जाएगा। तो हमने अब की बार क्या किया, इसका स्क्वायर किया और आधा किया, तो यहां पे भी क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, L स्क्वायर बटे 2। आपको ऑप्शन दे देगा 2L, L का क्यूब, L स्क्वायर बटे 2। क्या आंसर आ जाएगा, L स्क्वायर बटे। चलिए सवाल दूसरे पे चलते हैं। किसी वर्ग का विकर्ण, ये वर्ग है, इसका विकर्ण दे रखा है, कितना दे रखा है, हो गया कंप्लीटेड। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। स्लाइड चेंज कर देते हैं, ये लो, ये दोबारा आ गया मेरे भाई, ये तो मैंने समझा ही दिया। इसका आंसर क्या आ जाए, अरे यार ये अपना मूड खराब कर रहा है। ये इसका आंसर क्या आ गया बेटा, L स्क्वायर बटे, कर लोगे इसको तो, है ना। विकर्ण L है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, विकर्ण के स्क्वायर का आधा होता है क्षेत्रफल, मैंने समझा दिया था। चलिए अब इस पे देखते हैं। ABCD एक वर्ग है, ये वर्ग है ABCD, कर्ण AC है। ले भैया कर्ण AC है, AC बना दिया ना कर्ण, AC का है इसलिए AC बनाया है, AC वाला रूम बना दिया, ठीक है। और उसकी लंबाई कितनी है, 5.2 सेमी है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, मैंने अभी बताया विकर्ण के स्क्वायर का 5.2 का स्क्वायर करना है मेरे भाई। लल्लू की कहानी याद करो, शुरुआत कहां से करते हैं, पीछे से। अकेली मिले तो वर्ग, 2 का वर्ग 4, 2 मिले तो गुणा करके डबल, 5 दूनी के 10 और 10 का डबल 20 की 0, हासिल लग गई 2। फिर अकेली मिले वर्ग, 5 का स्क्वायर 25 और 2 27, यानी कि हुआ 27 पॉइंट। यहाँ एक छोड़ के पॉइंट था, यहाँ 2 छोड़ के आ जाएगा। और इसमें किसका भाग देंगे मेरे भाई, 2 एकम 2 तिये, क्या बचेगा एक, हाँ क्योंकि 13 वाला तो एक ही ऑप्शन है मेरे भाई। क्या आंसर आ जाएगा, 13.52 आ जाएगा ना। चलिए 2 सवाल और है, मैं क्लास को फिर ओवर करूंगा। अरे आ जा रहे मेरे भाई। हाँ ये वाला सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब की बार क्या किया इसने, ये 8 सेमी त्रिज्या है इसकी, और ये वृत्त है, और इस वृत्त के अंदर क्या बना दिया मेरे भाई, वर्ग बना दिया। और ये वर्ग हमेशा चारों भुजाओं को छूता हुआ रहेगा, ये बात याद रखना। इसकी त्रिज्या कितनी है, 8 सेमी। और त्रिज्या कहां से कहां तक होती है, केंद्र से लेकर के, केंद्र से लेकर के, केंद्र से लेकर के, खोपड़िया में सेट कर लेना, केंद्र से लेकर के ये केंद्र, और यहां से यहां तक की दूरी मेरे भाई कितनी, त्रिज्या 8 है। तो मेरे भाई यहां से यहां तक भी कितनी, तो ये वर्ग का विकर्ण कितना, और वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो विकर्ण के स्क्वायर का आधा, विकर्ण के स्क्वायर का आधा मेरे भाई। विकर्ण कितना, 16, 16 का स्क्वायर होता है 256, और 256 का आधा, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, बच गया 1, 2 अट्ठे 16,
सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल पूछ रहा है, सब में स्क्वायर टांग देना भैया, क्षेत्रफल स्क्वायर में निकलता है। कितना आ जाएगा मेरे बाबू? 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोबारा समझो, रिकैप कर रहा हूं, दोबारा समझो, रिकैप कर रहा हूं। कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, अरे यार गुरुजी बोला मारे लाइक है यार, हैं? चलो, ये एक वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या कितनी बता रखी है मेरे भाई? 8 सेमी। और इसके अंदर क्या बना दिया मेरे बाबू? वर्ग बना दिया, ये वर्ग बना दिया, ठीक है। त्रिज्या होती है सेंटर पॉइंट से लेकर के सरकमफ्रेंस तक वाली। सेंटर पॉइंट से सरकमफ्रेंस, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। त्रिज्या कितनी है मेरे भाई? 8। तो ये त्रिज्या भी कितनी रहेगी मेरे भाई? 8। अब वर्ग का विकर्ण कितना मिल गया? विकर्ण 16 है, तो ये भुजा 16/√2 रहेगी क्या? क्योंकि ये √2 गुना रहता है। अब आप चाहो तो ये कह दो कि ये भुजा 16/√2, तो ये भी भुजा 16/√2, तो ये भी भुजा 16/√2, चारों 16, इनको आपस में क्या करते हैं मेरे भाई? गुणा। 16/√2 गुणा 16/√2, √2 को √2 से गुणा करेंगे 2, और 2 से 16 को काटेंगे 8, 8 छिके 48 का 8, हासिल लग गई 4, 8 एकम 8 और 4, क्या आंसर आएगा मेरे भाई? सेमी स्क्वायर। तरीके आपके पास में 2-3 लेकर के चल रहा हूं। ओ हो, बहुत बढ़िया सवाल। किसी तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया जिसका क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक हमारे पास में ऐसा लंबा तार पड़ा था, ऐसा लंबा। लल्लू जी ने कहा कि इसको वर्ग बनाओ। हमने कहा लल्लू जी इसको मोड़ना ही तो है, ये लो भैया जी लल्लू जी, ये वर्ग बन गया, बन गया। और इस वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल तो अंदर वाला भाग होता है कि नहीं होता है? अब हमें इसकी भुजाई पता नहीं थी। जब कभी भी भुजा पता नहीं हो तो उसको मान लो, किसको? एक्स। और एक्स से गड़बड़ हो तो ए मान लेना मेरे भाई। ये भुजा हमने मान ली ए, तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। जटिल काम हो जाएगा एक्स मानते, इसलिए एक्स नहीं मानना। क्या मान ली? ए। क्षेत्रफल कैसे निकलता है? इन दोनों को गुणा करने पर। हमने गुणा किया, हमारा कितना निकला, और ये कितना बता रहा है मेरे बाबू? और इधर से हटाएंगे, इधर क्या आ जाएगा? इधर स्क्वायर हटता है, रूट आता है। ए का मान कितना आ गया भाई? 11 का वर्ग होता है 121। ए का मान 11, 11, 11, 11, ठीक है। भुजा कितनी आ गई? 11। अब उस भुजा वाले तार को वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये लंबा कितना है तार? यहां से चलें, यहां से यहां तक कितना है? 11। यहां से यहां तक कितना है? यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितना लंबा हो गया? कितना लंबा हो गया? पता लग गया कितना लंबा हुआ बेटा? और ये 44 सेमी की आपकी परिधि है कि नहीं है? क्योंकि ये 44 सेमी लंबा है। और अब की बार हम इसको, लल्लू जी ने कहा नहीं गलत मोड़ा है भैया, ऐसे मोड़ो, ऐसे गोल 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 गोल, हमने मोड़ दिया। ऐसे घटेगा बढ़ेगा तो नहीं ना, इसके बराबर ही रहेगा 44। अब इसकी परिधि कितनी आ गई मेरे भाई? 44। और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr बराबर कितनी? कितना आ गया मेरे भाई? 22। अब देखो इधर, पाई का मान कितना होता है? गुणा आर, आर है ना, बराबर कितना मेरे भाई? 44। ये 7 यहां से उड़ेगा, इधर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? 22 से 22 कट, 2 बार कट जाएगा मेरे भाई। आर का मान कितना आ गया? 14। अब वृत्त की त्रिज्या यदि 14 है तो हमसे पूछ रहा है वृत्त की त्रिज्या ही बताओ, कितनी आ गई? 14। क्षेत्रफल पूछता तो πr स्क्वायर से निकाल देते। क्या आंसर आ जाएगा मेरे भाई? 14। एक लास्ट सवाल और, ये तो आप कर लोगे, बिल्कुल सेम टू सेम है, नहीं होता है तो मेरे को बता देना। हाँ, ये समबाहु त्रिभुज वाला भी देख लेते हैं। एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति समान है। ये तो हमारे पास में वर्ग है, और ये हमारे पास समबाहु त्रिभुज है। कौन सा बाहु है? सम यानी समान, बाहु यानी भुजाएं जिनकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। ये 10 है तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये 15 है तो 15 है, 15 है। और वर्ग की तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये कह रहा है वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी? आगे दे रखी है 12√2। तो इसकी भुजा कितनी? 12, 12, 12, 12, ठीक है। कौन क्या चीज समान है मेरे भाई? परिमिति कह दो, परिधि कह दो, परिमाप कह दो, एक ही बात है। इसकी हमारे पास में भुजाएं हैं, परिमाप निकालो। 12, 12 24, 12 36, 12 48। इसका परिमाप कितना मेरे भाई? आप कहोगे गुरुजी 48।
तो इसका भी परिमाप कितना भैया, क्योंकि बराबर है। इसको भी हम मान लेते हैं ए और तीनों बराबर होते हैं, यहां से यहां तक चलेंगे, 1a 2a 3a, इसका परिमाप कितना, बराबर कितने के, एक ए का मान कितना आ गया, ये भी 16, ये भी 16, ये भी 16। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, अब थोड़ा सा यह नोट करना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। अभी तो फॉर्मूला ही बताना पड़ेगा क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं है, जब पढ़ाऊंगा तो फॉर्मूला कट कर दूंगा, गारंटी है मेरी। तो √3/4 गुणा भुजा कितनी है मेरे भाई, 16, तो 16 का स्क्वायर यानी 16 गुणा 16, 4 से 4 बार कट गया, 16 चौके 64 √3, ये आपका आंसर हो जाएगा मेरे भाई। कहां है, आगे बात समझ में। चलो ठीक है, आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। हरिशंकर सर भी आ गए हैं, आज आपकी बेहतरीन जीके की क्लास भी होगी, और शाम को मैं प्रयास करूंगा कि सर की करंट अफेयर की क्लास भी आपको लाइव मिल जाए, लेकिन लाइव में आप वादा करो कि सब लोग जुड़ेंगे। जो ऑनलाइन के साथी भी मेरे को देख रहे हैं, जहां जहां भी, निश्चित रूप से आपको घर बैठे स्टडी करने का मौका है, तो हमारे चैनल को एक बार आप लाइक कर लें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, और सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। धन्यवाद।